साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा हो गया और 22 प्रतिज्ञाएं जो है उनके ऊपर भाजपा ने आक्षेप लिया है और राजेंद्र पाल गौतम जी को इसलिए पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, उनकी इंक्वायरी हुई। और अब मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी पोस्ट ये देख रहा हूँ, खास करके जो बहुजनवादी न्यूज़ चैनल है या बहुजनवाद की बात करने वाले जो लोग हैं, ये सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट फैला रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल जी का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था और इसके खिलाफ 22 जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके सपोर्ट में आना चाहिए था और ये जो राजनीति है इसमें स्टैंड लेना चाहिए था। तो उसके ऊपर मैंने वामन मेश्राम जी को भी सुना, मैंने राजेंद्र पाल गौतम जी की एक एनडीटीवी पर इंटरव्यू है उसको भी सुना। तो मैं एक एक्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, आज मैं देश छोड़कर यहाँ पर जॉब करने के लिए आया हूँ। तो अब मैं पॉलिटिक्स में उस तरीके से सक्रिय नहीं हूँ जिस तरह से मैं इंडिया में हुआ करता था। तो मुझे इस विषय में क्या लगता है, मैंने आम आदमी पार्टी बहुत करीब से देखी है, मैंने बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस सब करीब से देखी है। तो साथियों, मैंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी पार्ट लिया है, मैं खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है मैंने, और मैं सोशल एक्टिविस्ट करके भी मैंने काम किया है, आज भी करता हूँ। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र है। अगर आप बहुत विद्रोही विचार लेकर लोगों से वोट मांगने जाओ तो लोग वोटिंग नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले या सच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो लोगों को ये बात जचती नहीं है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात सामाजिक क्रांति के लिए, समाज की जागृति के लिए, सामाजिक जनजागृति के लिए ठीक होती है, लेकिन इलेक्शन में वोट लाने के लिए ये बात बिल्कुल निगेटिव एक्ट होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2014 को ये विद्रोही विचारधारा लेकर इलेक्शन में गांव-गांव में प्रचार किया था और मैं बुरी तरह से हार गया था। ये मेरा एक बार नहीं, मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने और एक इलेक्शन स्थानिक लेवल पर लड़ा था और उसमें भी यही हाल हुआ था। तो लोगों की, समाज की, भारतीय मतदाता की जो विचारधारा है, उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या उसकी जो भी मान्यताएं हैं, स्पिरिचुअल, रिलीजियस या जाति पाति के संदर्भ में, या हमारे जो भगवान है या जो भी मैथोलॉजी है उसके संदर्भ में जो मान्यता है, उसमें वह इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं फॉर पॉलिटिकल फील्ड। अगर यही बात कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहता है तो वो सुन लेते हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन इस बात पर बात करता है तो लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि 22 प्रतिज्ञाएं साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं हैं और बाबा साहब ये हमारे संविधान के निर्माता थे। बाबा साहब का खुद का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो था ये बहुत अच्छा नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का एक अनुयायी कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और लोगों ने उसको चुना था, बाबा साहब अम्बेडकर हार गए थे। तो ये बात हम जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की भी ये बात ध्यान में आ गई थी कि इस तरीके की जो धारा है ये पॉलिटिकल फील्ड में यशस्वी नहीं होने वाली है। तो उन्होंने इसी बात पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टैंड भी बदला था, लेकिन उनकी जल्दी मृत्यु हो जाने की वजह से वो विचारधारा एक्चुअल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी उनके जीते जी। बाद में फिर ये विचारधारा इम्प्लीमेंट हुई थी। तो मेरा संक्षिप्त में कहना यह है कि 22 प्रतिज्ञा जैसा एक विद्रोही मुद्दा ये 100% प्रॉपर संवैधानिक है, वैचारिक है, किसी का द्वेष नहीं करता है, लेकिन यह बहुत विद्रोही मुद्दा है। अगर ऐसे मुद्दे को कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू विचारधारा मानने वाले, हिंदू देव देवताओं को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, ये इस वर्ण व्यवस्था को मानने वाले जो मतदाता है, जो मैक्सिमम है भारत में, क्योंकि भारत ये हिंदू बहुल कंट्री है, इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके सपोर्ट में स्टैंड लेती है तो इसका मतलब यह है कि वो जो विचारधारा देश में सबसे ज्यादा अस्तित्व में है, उस विचारधारा के मतदाताओं को वो नाराज करते हैं।
तो इस पॉलिटिकल स्टैंड की जरूरत है क्या? ऐसा पॉलिटिकल स्टैंड जो आपका नुकसान कर दे और दूसरों का फायदा कर दे, खास करके भाजपा का, जो इसलिए इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी को सपोर्टर बताना है 22 प्रतिज्ञा का, या एंटी हिंदू उसको प्रूव करना है, ताकि वो गुजरात में इस मुद्दे का फायदा उठा सके और गुजरात में जो उनके बुरे हाल है भाजपा के, उसके खिलाफ इनको कोई मुद्दा मिल जाए। क्योंकि गुजरात में अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चल रहा है, गुजरात में अब गुजरात मॉडल तो वहीं पे फेल हो गया है। तो ये सब चीजें अब फेल हो रही है, भाजपा वहां पर हारती नजर आ रही है। तो ये अगर पॉलिटिकल स्टैंड इसलिए है कि वहां पर आम आदमी पार्टी बदनाम हो जाए, एंटी हिंदू दिख जाए, और अगर दिल्ली में केजरीवाल 22 प्रतिज्ञा या राजेंद्र पाल सिंह जी के खुले समर्थन में आ जाए कि हम इनका समर्थन करते हैं, तो ये डिजास्ट्रस पॉलिटिकल स्टैंड होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर ऐसा स्टैंड नहीं लेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके समर्थन में स्टैंड लेती है तो इसका मतलब यह है कि आप जो 70% 80% मतदाता है जो भगवान को मानते हैं, ये ब्राह्मणवादी देव देवताओं को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को इसमें से बहुत सारे जो है 10% 15% लोग मानते हैं, और कई जो ओबीसी है उनकी भी ये गलतफहमी है कि वो क्षत्रिय है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा लोगों को लगता है कि वो शूद्र है ही नहीं। तो इस तरीके की मान्यता वाले जो लोग जो ब्राह्मणवाद के छाया में है, वो आज भी उसके गुलामी की मानसिकता के एक शिकार बने हुए हैं। ये सब लोग हिंदुत्व के नाम पर आपके पॉलिटिकल पार्टी से दूर जाएंगे। इसलिए यह अपेक्षा करना कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल राजेंद्र पाल सिंह जी का खुला समर्थन करे, 22 प्रतिज्ञाओं का खुला समर्थन करे और सामने आ जाए, ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा। इसलिए यह बात बहुजनवादी नेताओं को समझनी चाहिए, और मैं अपील करूंगा सारे नेताओं को जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या ऐसी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, इनको मैं अपील करूंगा कि आप राजेंद्र पाल गौतम जी की जो एनडीटीवी को मुलाकात दी है वो देख लीजिए, और वो जो एग्जैक्ट वर्ड्स में बता रहे हैं, जो मेरी भी सोच है कि अगर ऐसे माहौल में, ऐसे सांस्कृतिक या धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर 22 प्रतिज्ञा जैसे इस पर स्टैंड लेने से पार्टी का नुकसान होगा और भाजपा का फायदा होगा। और उससे क्या होगा साथियों, भाजपा तो आज भी संविधान के खिलाफ है और किस तरीके की वो हुकुमशाही चला रहे हैं, ये अगर हमें उसका फायदा दिलाने वाला स्टैंड है तो हमें ये क्यों चाहिए आज। तो राजेंद्र पाल गौतम जी कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड समझदारी से लेना चाहिए, उसका समय होता है, और अगर स्टैंड लेने से अपोनेंट का फायदा होने वाला है तो वो स्टैंड की लेने की बजाय चुप्पी रखना मतलब 100 लोगों को हराना है, ये ऐसा उनका स्टैंड है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मेरी भी यही विचारधारा है कि अगर हमारे बहुत सारे मतदाता हिंदू मतवादी है और उनको उसमें ही सुरक्षा लगती है, तो अगर कोई राम के नाम से राजनीति कर रहा है तो उनको काउंटरैक्ट करने के लिए हनुमान की राजनीति करना सही है। अगर आपके देश में यही चलता है, पॉलिटिक्स में यही चलता है, तो अरविंद केजरीवाल क्या गलत कर रहे हैं? अगर हिंदू मतदाता को अपनी तरफ खींचने के लिए और विकास के रास्ते पर लाने के लिए वो भाजपा की राजनीति को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, राम को हनुमान से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसमें अगर भाजपा राम यूज करती है तो अरविंद केजरीवाल हनुमान यूज करते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। और भी अलग अलग पार्टी है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, कोई और किसी अपने जाति के या अपने धर्म के नेता का या महापुरुष का नाम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर कई सारी पार्टियां जो है ये राजनीति करती है। तो ये नाम लेते हैं उस महापुरुष का, उस संप्रदाय का, और अपने वोट को सिक्योर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हालात में अगर कोई पार्टी भाजपा जैसे सांप्रदायिक और संविधान विरोधी पार्टी को मुकाबला कर रही है और उसको हराने की पोजीशन में है, और हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप 22 प्रतिज्ञा पे स्टैंड ले लो, तो ये बात पॉलिटिकल सुसाइड है साथियों। मैं मेरे लिमिटेड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि विद्रोही चीजें, इस तरीके के सामाजिक क्रांति के विचार, ये पॉलिटिक्स में सिर्फ तमिलनाडु में सक्सेसफुल हुए हैं और बाकी कहीं भी नहीं सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप देखेंगे भारतीय राजनीति तो वहां पर गांधी जी चलता है,
बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चलता है। गांधी जी ने, क्योंकि ये जो वर्णवादी लोग थे, ये जो वर्चस्ववादी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उद्योजक थे, उनको सबको बांध रखा था और कहा था कि मैं भी वर्ण व्यवस्था मानता हूं, मैं भी हिंदुत्व मानता हूं। तो गांधी जी ने उनको बनाए रखने के लिए पकड़ के रखा था और कहा था कि अस्पृश्यता भी मुझे नष्ट करनी है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टैंड था महात्मा गांधी का, जिससे कांग्रेस 60 साल तक अनअपोज्ड जीतती रही। तो ये पॉलिटिकल स्टैंड अलग होता है साथियों, और सामाजिक विद्रोह, सामाजिक क्रांति की बात अलग होती है। अगर हम सिर्फ विद्रोह की और क्रांति की बात करते हैं तो हमें पॉलिटिक्स नहीं, हमको सिर्फ सामाजिक संगठन चलाना चाहिए। और अगर हमें पॉलिटिक्स करना है तो हमको समाज के हर हिस्से को टारगेट करना है, और अगर हर हिस्से को टारगेट करना है, जो बहुसंख्य है, वो वोट अगर हम निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो फिर हम जीत कैसे पाएंगे। तो इसलिए मुझे जो महात्मा गांधी का स्टैंड हुआ करता था कि वो खुद अगर कोई भी भेदभाव नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी सबको बनाए रखने के लिए उनके धर्म को, उनकी मान्यताओं को जकड़ के रखते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो इसी से राजनीति चलती है। यही बात हमको आज समझनी है कि सबको अगर साथ लेके चलना है तो सबकी विचारधाराओं का पॉलिटिशियंस को सम्मान करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम क्रांति की बात राजनीति में लाएंगे, सामाजिक क्रांति की, धार्मिक क्रांति की, तो वो नहीं चलेगी। खास करके भारत जैसे इमोशनल जो वोटर्स है, जो धार्मिक भावना को बहुत सीरियसली लेते हैं, और थोड़ी सी बात अगर उसके खिलाफ हो जाए तो पूरी की पूरी सत्ता वो पलट देते हैं। एक रथ यात्रा ने पूरे भारत के राजनीति की दिशा बदल दी थी। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर केजरीवाल इस विषय में 22 प्रतिज्ञा को सपोर्ट करते हैं और खुद को एंटी हिंदू पार्टी प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा। इसलिए वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो आशा करता हूं दिस मेक्स सेंस। अगर आप सहमत हो तो प्लीज डू शेयर दिस। जय हिंद साथियों।